सिंधी से हिंदी में अनुवादित देवी नागरानी जी द्वारा प्रस्तुत कहानी सूर्यास्त के बाद। वो रात भर सो नहीं पाई। बोझिल आंखें लिए अपने कमरे में पड़े पलंग के किनारे ओंघती रही। आंगन में उगे पुराने दरख्त का एक सूता पत्ता भी चरमरा कर गिर पड़ता तो चौंक कर आंखें खोलती, आहट टटोलती जैसे उसे किसी का इंतजार हो। खिड़की के बाहर अंधेरे में देखने का प्रयास करती पर वही नहीं दिखता जिसे वह देखना चाहती। पिछले 2 महीनों से यही बेकरारी उसकी जीवनचर्या की जैसे एकमात्र हिस्सा बन गई। दिन भर घर के कामों में खुद को उलझाना, शाम ढले मन को बहलाते हुए जमाल का इंतजार करना। उसके आने का कोई समय निर्धारित न था। सांझ ढले जाता तो था पर कहाँ जाता पता नहीं, क्यों जाता पता नहीं। किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं। किससे बातें, किससे पूछे अपनी इस उलझी हुई जिंदगी के सवालों का ताता। जगह अनजान, बस्ती अनजान, आस पड़ोस के लोग भी अनजान। बस्ती के नाम मात्र में कुछ घर जहाँ लोगों का आपस में जैसे कोई लेना देना न था। घरों के भीतर घुटन और घरों के बाहर मायूसी नजर आती। वह अब इस सुनसान माहौल में उबने लगी, अपनी जिंदगी से खौफ खाने लगी थी। थक गई थी उस लटकती हुई इंतजार की घड़ी से, जिसे देख देख कर उसकी सांझ रात के हर पहर से गुजरकर सुबह होने का इंतजार करती। यहां भी वह अपनी मर्जी से कहाँ आई थी। वह तो अपने गांव की जानी पहचानी ही मस्त फिजाओं में आजाद हिरणी की तरह घूमती फिरती। रास्ते में आते जाते बड़े बूढ़ों को सलाम करती। बचपन की हम उम्र सहेलियों को पेड़ के नीचे इकट्ठा करती, चौपाल जमाती और जहाँ उन सभी की शाम गुजरती कुछ बातें करते, कुछ सुनते, कुछ सुनाते। ऐसी वैसी बात पर सभी सखियाँ जी खोलकर हंसती, खिलखिला उठती। लगता जैसे वन में चिड़ियाँ चहक रही। और यही आवाज़ जब नए परदेशी के कानों में पड़ी तो वह आकर्षित होकर वही पेड़ की आड़ में खड़ा होकर जवानी बातों का जायका लेकर विभोर होता रहा। जब जीवन की दिशा बदलती है तो वक्त अपना प्रभाव बदल देता है। किस देश में किसे जाना है यह भी शायद नियति तय करती है। वह परदेसी पे नया था, बस कुछ देर पहले ही इस गांव में आया था और इस मनोहर हंसमुखी टोली की खिलखिलाहट को सुनते सुनते कहीं न कहीं रस विभोर हुआ, कुछ घायल भी। भाग गई उसे रमिया की बेबाक बातें। खुले आसमान के आजाद परिंदे की तरह उसका उड़ान भरना और खुली बाहों में जीवन के हर पल को आगेश में समेटकर जीना। जिंदगी की वीरानियों को दूर करने के सभी गुण थे उसमें। यही सोचा जमाल ने इससे पहले हुआ था। सुगठित बदन, तीखे नयन नक्श वाला वो नौजवान पुलिस चौकी में कोतवाल की नौकरी पर कार्यरत था। अम्मा और वो घर के यही 2 सदस्य थे। वहीं उसी गांव में अपना 2 कमरे का घर था, पर जीवन में घर की अहमियत को उसने कभी न जाना न माना। अम्मा बरसों यही कहते हुए परलोक सिधार गई। अकेला पत्थर कब तक तन्हाई बर्दाश्त करेगा। दूर से तो ऊर्जा आती है, शोले निकलते हैं, नया संसार बसता है। पर जमाल ने कभी 2 पल रुककर अपनी जिंदगी के बारे में सोचा नहीं। अब सोचने लगा कब तक ही अकेला जीवन जिया जाएगा। अम्मा ठीक ही कहती थी, अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। और शादी की उम्र भी तो हुई है, 32 साल का हो गया। नौकरी है, घर है, बस जरूरत है एक
अपनी सोच को उसने विराम दिया। वो भविष्य के सपनों के संसार से वर्तमान में लौट आया। इस गांव में पहले भी वह 2 बार कानूनी कार्रवाई के सिलसिले में अपने सूबेदार साहब मंगल सिंह के साथ आया है, पर आज की बात ही कुछ और थी। आज वह ड्यूटी पर न था, न वर्दी पहन रखी थी, न किसी शासक की पाबंदी थी। बस वह आ गया या नीति के प्रभाव से लाया गया। पर जो भी हुआ अच्छा हुआ। उसने तय कर लिया कि वह अपने दिल की बात दिल में न रखेगा, उसका समाधान पाने की कोशिश करेगा। मंगलू काका का मकान कहाँ है? उसने पेड़ की आड़ से बाहर आते ही एक राहगीर से पूछा। उस पेड़ के पीछे 4थे नंबर का मकान उसका है, कोई भी बताएगा। उंगली से इशारा करते हुए राहगीर आगे बढ़ गया। पेड़ के तले लगी चौपाल में हो रही सरगोशियों से वह वाकिफ हुआ था, पर नहीं जानता था कि उसकी मंजिल का रास्ता भी वहीं से होकर गुजरता है। कुछ लड़कियों की उस पर नजर पड़ी और फिर सब कुछ थम गया। हंसी मजाक खिलखिलाट, वह सभी कुछ जो पल भर पहले गांव की हवाओं से टकराकर एक मधुर संगीत बिखेर रहा था। लड़कियां अपनी सीमाओं की मर्यादा से वाकिफ थी। उठकर चलने को हुई, लेकिन आवाज सुनते ही ठिठकी। मंगलू काका का घर कहाँ है? उसने पूछा। सभी लड़कियां चुप रही, पर उनकी आंखें रम्या की ओर मुड़ी। मंगलू रम्या का पिता था। युवक पता पूछ रहा था। युवतियां चुपचाप थी, कौन कहे क्या कहे। इसी उलझन में सभी रम्या के साथ खड़ी हो गई। क्या आप में से कोई मुझे मंगलू काका का घर दिखाएगा? आइए मेरे साथ। अचानक इस आवाज ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया। रम्या के व्यक्तित्व के साथ एक सौम्यता जुड़ी हुई थी जो उसके आचरण से झलक रही थी। अब वह रम्या के पीछे हो लिया। 4थे घर के सामने रुक के उसने हल्के धक्के से दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते हुए आंखों के इशारे से अजनबी को भीतर आने का मौन निमंत्रण दिया। नौजवान के कदम अंदर धरते ही रम्या ने दरवाजे के किवाड़ बंद किए। सामने खटिया पर बैठे एक प्रौढ़ व्यक्ति के सामने आकर उसने कहा, बाबा, ये आपसे मिलने आए। कौन? लड़कती आवाज में मंगलू ने पूछा। जी मैं जमाल हसना, पास वाले गांव के थाने में से सूबेदार के साथ आया था आपके घर की कार्रवाई के सिलसिले में। याद आया? हाँ याद आया, आओ बैठो, कहते हुए मंगलू काका ने उसकी खाट पर सरक कर उसके लिए स्थान बनाया। जी अगले हफ्ते थाने में आपकी सुनवाई है, आपको हाजिर होना है, यही बताने आया हूँ, जमाल ने बैठते हुए कहा। अरे अच्छा किया, आप लोगों की बदौलत मेरे पांव अभी तक यहाँ टिके हुए हैं, वरना जमींदार तो मुझे यहाँ से उखाड़ फेंकने के पैतरे फेंक रहा है। पैसा पैन की तरह बहाकर पुलिस वालों की खातिरी करता है, मुझे यहाँ से निकालकर मेरा घर हड़प करना चाहता है। मालिक अब आप ही बताएं, कौन कमबख्त अपनी जड़ों से उखाड़ना चाहेगा? अकेला हो तो और बात होती, इस जवान लड़की को लेकर कहाँ जाओ? बाप दादाओं की एक ही निशानी बची है, सभी साथ छोड़ गए, पत्नी मर गई, लड़का शादी करके शहर में बसा, बस रम्या है जो साथ निभा रही है। मैं तो इसी की चिंता में घूमता रहता हूँ, ऊपर से यह घर से बेघर होने की नौबत। बाबा छोड़िए इन बातों को, रम्या ने बातों का तांता तोड़ते हुए कहा। मंगलू बाबा अब चुप हो गए। आप ज्यादा ना सोचें, खुदा ने चाहा तो आपका घर सलामत रहेगा। साहब ने इस मामले में पूरी जांच पड़ताल कर ली है और अगले हफ्ते जमींदार और आपकी आखिरी बैठक होगी। सब थाने में तय हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे साहब, आपके मुंह में घी शक्कर, कहते हुए मंगलू काका ने अपनी बुरी आंखों से रम्या की ओर देखते हुए कहा, बेटी साहब को चाय पिला दे। जी बाबा, कहते हुए रम्या आंगन की भीतरी दीवार से सटे चबूतरी पर रखकर चूल्हे पर चाय चढ़ाने लगी। आप तकलीफ में करे, रहने दे, जमाल ने कहते हुए उठने का प्रयत्न किया। बैठिए, आप चाय पिए बिना नहीं जाएंगे? रम्या की ठहरी हुई आवाज में जैसे एक आदेश था। कौन उसे टालता, दिल तो पहले ही उसका कायल हुआ था।
अब दावत क्या कयामत ढाई, खुदा जाने। यही सोचकर जमाल फिर बैठ गया। पल भर में रमिया 2 प्यालियों में चाय ली। घर की हालत खस्ता थी, हर चीज की कमी। तंग दीवारों के बीच जीने वाले लोग हाथ पांव चलाकर सुराखों वाली जीवन नैया खेते रहते, पर स्वाभिमान का साथ कभी नहीं छोड़ा। प्याली वाला हाथ आगे बढ़ाते हुए, लीजिए, कहते हुए रमिया उसके सामने आ खड़ी। प्याली को थामने के लिए जो हाथ बढ़ा, उसकी दिली तमन्ना उस वक्त यही थी कि प्याली वाली का हाथ थाम ले, पर कानूनी कार्रवाई का संदेश ले आने वाले की भी एक जवाबदारी होती है कि अनुशासन का पालन करे। धन्यवाद, कहते हुए लेने वाले हाथ ने देने वाले हाथ की मालकिन का धन्यवाद किया। मेहमान नवाजी की रस्म को भी अब उसे उठना पड़ा। मन की मर्जी के खिलाफ उठते हुए जमाल ने एक बार फिर जानकारी और हिदायतें फिर से दोहराई और दरवाजे की ओर मुड़ गया। मंगलू काका वहीं बैठे थे, पर रमिया दरवाजे तक आई और पूछ बैठी, अगले बुधवार को थाने आना है? हमारा यहाँ और कोई नहीं है, बाबा कमजोर है, वृद्ध है, क्या मैं उनके साथ वहाँ मौजूद रह सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप आएंगी तो उन्हें बल मिलेगा। और दूसरी बात थी, आप खुद भी कार्रवाई की बात साफ साफ समझ लेंगी। अपने मन की खुशी न जाहिर करते हुए जमाल ने कहा, भगवान करे। रमिया के वाक्य को बीच में ही काटते हुए जमाल ने कहा, भगवान करे, फैसला आपके हक में हो, मुझे खुशी होगी। वो दरवाजे से बाहर निकला और फिर बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ता था, जैसे नई जिंदगी बाहें फैलाकर उसका इंतजार कर रही हो। बुधवार का दिन था। थाने में सूबेदार मंगल सिंह के कमरे में एक और गांव का जाना माना देनदार जमींदार और उनके साथ कुछ रोबदार लोग धात जमाए बैठे। दूसरी ओर लेनदार मंगलू काके के साथ सटकर बैठी थी रमिया। रमी ने इस वक्त सूती गुलाबी रंग की सलवार कमीज पहन रखी। कमीज पर नीले रंग के फूलों के मेल खाते नीले रंग की ओढ़नी ओढ़ रखी थी। सादगी में सौंदर्य खिल रहा था जैसे रेगिस्तान में लाला। मंगल सिंह ने अपनी जांच पड़ताल के आधार पर तय कर लिया था कि जमींदार के पास मंगलू के बाप दादाओं का वही पुश्तैनी मकान गिरवी था, जिस पर ली हुई रकम का ब्याज 20 साल अदा होता है, पर पिछले 4 सालों से नहीं हो पाया। सूबेदार मंगल सिंह ने बदलते कायदे कानून की रोशनी में इस मामलों को सुलझाते हुए फैसला मंगल काका के हक में दिया। 20 साल ब्याज भरकर इन 4 सालों में न भर पाने के अनुपात में मंगल काका ने अपनी भरपाई कर दी। पिछले साल नया कानून लागू हुआ जो जमीन से वाबस्ता यही कहता है कि 20 साल ब्याज वसूली के बाद आपका हक उस जमीन पर नहीं रहता। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब मंगल काका न ब्याज देगा और न अपने घर से बेघर होगा। आपको भी कड़ी हिदायत है कि इस मामले को यहीं समाप्त कर दें। इस मामले में किसी भी प्रकार का बेवजह दखल मैं नहीं चाहता। सुनते ही मंगल बाबा की भांछे गिर गई। रमिया को छाती से लगाते हुए उनकी आंखें छलक आई। फिर सूबेदार साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे, भाई बाप, आपने हमें जीवन दान दे दी, मैं हमेशा आपका कृतज्ञ रहूंगा। रमिया की नजरों से भी वही रस्म अदा की। छुपते छिपाते जमाल की नजर से नजर मिली। होठ खामोश थे, पर बेजवां की जुबां पढ़ने की तौफीक रखता था जमाल। उसके तो जैसे वारे न्यारे हो गए। उसका मन मयूर बेग पर नाच उठा। वह सपनों के आकाश में विचरने लगा। बैठक की समाप्ति हुई। जमींदार क्रोध में दंदनाते कदमों से बाहर निकला और फिर धीरे धीरे सभी अपनी अपनी राहों की ओर चलते गए। अचानक ही दरवाजे के खुलने की चरमराती आवाज से वह सुजग हुई, उठी और सहारा लेकर जमाल को खाट तक ले आई, जिस पर बैठते ही वह लेट गया और फिर गहरी नींद की खुमारी में खो गया। क्या इसीलिए वह जागरण होना है हर रात? रात भी कहाँ, पहले पहर के बाद, कभी दूसरे के बाद, कभी सूर्योदय के पहले उसका घर आना होता। ये वही जमाल था जो साथ जीने मरने की कस्में खाकर मंगलू काका के आगे हाथ जोड़कर रमिया का हाथ मांगता रहा, जब तक उसने हामी नहीं भरी। दोनों का निकाह हुआ
और खुशहाल जीवन में दोनों जमाल और रम्या अपने जीवन के आने वाले सुखद सपनों को संजोते रहे। 2 साल बीते, मंगल काका इस जहान से विदा हो लिए। अब रम्या की दुनिया जमाल से शुरू होकर उसी पर आकर ठहरती। वो उठे तो उसका दिन, वह सोए तो उसकी रात। 6 महीने भी नहीं गुजरे कि अचानक रम्या की जीवन नौका डगमगाने लगी। उसकी खुशियों को ग्रहण लगने लगा। काम के वक्त आने वाला जमाल अब आता तो था, पर जाने के लिए। जाने कहाँ से यह लत उसे लगी। हर रोज जैसे ही काम समाप्त होता और मनहूस शाम ढलती, वो ड्यूटी का यूनिफॉर्म उतारकर सादा कुर्ता पजामा पहनकर बस निकल पड़ता। साल ढले उस गंदी गली की ओर, जहाँ शगुफ्ता नाम की नई नर्तकी अपना जलवा दिखाकर उसे अपने जाल में फंसा चुकी थी। अब भी जब वह खाट पर लेटा तो बड़बड़ाते हुए उसी का नाम ले रहा था। अपने अस्तित्व पर लगे ग्रहण से मुक्ति पाने के लिए रम्या क्या करे, यही वह सोचती है। अपना जीवन बर्बाद होने से कैसे बचाए, जमाल को कैसे लौटा ले आए, यही कुछ सोचते सोचते जाने का उसकी आंख लगी। सुबह जमाल उठा, चाय बनाई खुद के लिए और रम्या के लिए भी। यही नियम बना था कि शादी के बाद जिसका निर्वाह आज भी वह कर रहा था। स्नान किया, वर्दी पहनी और कुछ खा पी कर ड्यूटी पर चलने लगा तो रम्या ने कहा, क्या वैसा समय आया कि आप कोई भी शाम मेरे साथ बिताना गवारा नहीं करते? मैं आपकी बीवी हूँ और मेरी कुछ मांगे जिनको पूरा करना आपका फर्ज है। और वो प्यासी आंखों से जमाल की ओर देखती रही। जमाल ने जवाब तो कुछ नहीं दिया, पर अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा लेकर प्यार से चूम लिया। रम्या को लगा जैसे शबनबी बारिश से उसका जीवन महक उठा, जिंदगी लौट आई। पर शाम के आसार उसे धुंधला कर देंगे, यही सोचते उसे वह खुशी बंजर खिजा सी सुनने लगी। उस शाम जमाल घर लौटा ही नहीं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वो घर आता, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलता और कभी खाना खाकर कभी बिना खाए बाहर निकल जाता, ऐसे जैसे वो सब कुछ करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा। पर आज तो हवा में जाने कैसी सनसनाहट फैली थी, जो रम्या के बदन में सिहरन भरती। उसका मन सोचों के बवंडर में डूबता रहा। साहिल कहीं नहीं, करे तो क्या करे, कहाँ जाए? सूर्यास्त के बाद थम गई उसकी सोच। क्या करना है, कहाँ जाना है? जैसे उसे रास्ता मिला, वो उठी, तन को मल मल के धोया, शादी का सितारों से टका हुआ लाल जोड़ा पहना और सच धरकर चली उस शीश महल की ओर जिसकी चकाचौंध में उसका जमाल खो सा गया था। अच्छे संस्कार वाले घरों की औरतें ऐसी जगह नहीं जाती जहां मर्दों पर हुकूमत करने के लिए अपने आचरण को, अपनी जमीर को बेचकर घर बसा बैठती है वे औरतें, जिन्हें वेश्या का नाम दिया जाता है। एक पक्की इमारत के सामने पहुंचकर वह एक पल घर को रुकी, धोखती हुई सांसों को लंबी सांस लेकर शांत किया। फिर हवेली में वहां उस शीश महल के दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दरवाजा खुला और हार श्रृंगार से लदी भरपूर जवानी का गजब ढाते हुए सामने खड़ी थी शगुफ्ता। यही नाम उसने कई बार जमाल के मुंह से नील बेहोशी की हालत में सुना था। क्या मैं शगुफ्ता से मिल सकती हूँ? रम्या ने सलीके से सामने खड़ी उस हसीना की आंखों में निहारते हुए सवाल किया। जी कहिए, मैं शगुफ्ता हूँ। और वो दरवाजे से हटते हुए उसे आने के लिए इशारा कर रही थी। मैं अपने पति जमाल को लेने आई हूँ। ओह, तो ये आपके पति हैं जो थाने में काम करते हैं? आज ये वर्दी में आ गए। वैसे यहाँ आने वाला कोई भी मर्द किसी का पति नहीं होता, बस वह सिर्फ एक मर्द होता है जिसकी मनचाही मांग यहाँ रहने वाली हर वेश्या पूरा कर देती है। और वेश्या किसी एक की नहीं होती, उसका हिस्सा तो बस आप जानकार हैं। मैं क्या कहूँ, आप उन्हें मुझे लौटा दें, मैं शुक्रगुजार रहूंगी। कहते हुए उसने आस की आंखों से शगुफ्ता की ओर निहारा। आइए, कहते हुए शगुफ्ता उसे अपने कमरे में ले गई, जहां धीमी रोशनी में
रमिया ने पलंग पर लेटे जमाल को अस्त व्यस्त अवस्था में देखा। ले जाइए मुझे आते हुए, अब मेरे दिल के वो कोठी के दरवाजे इनके लिए हमेशा बंद रहेंगे बहन, बड़ी आवाज में कहते हुए शगुफ्ता ने जमाल की ओर मुखातिब होकर कहा। आपकी बीवी आई है? रजाई में से अपना मुंह निकालते हुए जमाल ने आंखें खोली और रमिया को वहां देखकर आंखें फटी की फटी रही। उसे जैसे 100 बिच्छुओं का डंक लगा, उछल कर बैठ गया, फिर उठा और रमिया को बांह से थामते हुए दरवाजे से बाहर निकल आया। कहा कुछ नहीं, बस उसे लेकर घर आया। ये क्या हिमाकत थी, वहां आने की क्या जरूरत थी? जमाल चिल्लाया, क्योंकि शाम के बाद मेरा दम इस घर में घुटता है। सोचा मैं भी उस रंगीन माहौल को देखा जहां आपके लिए हर शाम जलवेदार बन जाती। देखना चाहती थी कि वहां ऐसा क्या है जो इस घर में नहीं है। रमिया अपनी गाँव में कहती रही। क्या देखा वहां? जमाल की आवाज कुछ ढीली पड़ी। बस देखा तो फकत शगुफ्ता को और आपको उसके स्थान पर उस हॉल में। उससे क्या हासिल हुआ? अब जमाल अपने भीतर के चोट से ही डर गया। कहीं न कहीं वो खुद को मजबूर महसूस करने लगा। जो मुझे वहां एक बार जाने से हासिल हुआ वो मेरे लिए क्या है मैं कह नहीं सकती। मैं रमिया ने एक लंबी सांस ली और खिड़की के बाहर के शून्य में निहारते रहे। मैं क्या, कहाँ खो गई रमिया? जमाल ने घबराहट भरे लहजे में कहा। पर जमाल की बात पर रमिया पर कोई असर नहीं हुआ। वो जैसे अपने भीतर एक और दुनिया बसा बैठी थी, उसी में खोई हुई। कभी गहराइयों में डूबती तो कभी उभरती, बेखुदी के आलम में फुसफुसाती रही। मैं शगुफ्ता बनना चाहती हूँ। इस घर के माहौल को बदल दूंगी, अपने आप को बदल दूंगी और एक वैसी दुनिया बसाऊंगी जैसी शगुफ्ता ने बना रखी। और मेरे पास जो भी आएगा वो किसी का पति नहीं होगा, वो सिर्फ जमाल होगा, मेरा जमाल। मैं अपने जमाल को खोना नहीं चाहती। शगुफ्ता बनकर उसे पालूंगी। और वो बेख्याली में आंसू बहाती रही और जमाल उसे हैरत अंदाज से देखता ही रह गया। रमिया का यह नया रूप पहले से ज्यादा निखरा हुआ था। सूर्यास्त के बाद की उजली सुबह सामने रोशनी फैला रही।